तो ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग code splitting in React JS. Code splitting is related to the load time performance of your application. बेसिकली कोड स्प्लिटिंग डिसाइड करती है कि लाइक से तुम्हारी एप्लीकेशन कितनी फास्ट या कितनी स्लो लोड होगी यूजर के सिस्टम में. और कोड स्प्लिटिंग इज नॉट ओनली फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक से फॉर द टाइम दैट योर एप्लीकेशन टेक्स टू लोड. और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम इस सेशन में एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहले मैं एजेंडा क्लियर कर देता हूं कि लाइक से आज हम क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करेंगे. बेसिकली आज का जो सेशन है वो 2 पार्ट्स में होगा. जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कोड स्प्लिटिंग है क्या, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. ठीक है. और हम देखेंगे कुछ बेनिफिट्स कोड स्प्लिटिंग के और प्रॉब्लम्स जो कोड स्प्लिटिंग की वजह से आती हैं. ये है फर्स्ट पार्ट. ये थोड़ा थियोरेटिकल होगा और फिर उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. और फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें हम रिसोर्स हिंट्स देखेंगे कि ये रिसोर्स हिंट्स क्या होते हैं, जो कि है जनरली प्री कनेक्ट, प्रीलोड, प्रीफेच और प्री रेंडर. और फिर हम 3 ऐसे तरीके देखेंगे जिनका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन का जो बिल्ड साइज है वो कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल या फिर लाइक से मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, सो दैट हमको पता हो कि लाइक से हमारी एप्लीकेशन का क्या साइज है. ठीक है. तो विद दिस सेड हम स्टार्ट करते हैं कोड स्प्लिटिंग से. तो सबसे पहले लाइक से कोड स्प्लिटिंग समझने से पहले लाइक से कोड स्प्लिटिंग है क्या, क्यों करते हैं, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जो बंडलर्स होते हैं जैसे कि वेब पैक, वाइट और रोल अप, ये सब काम कैसे करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हम अगर किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो जनरली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं. और फिर हम जब बिल्ड रन करते हैं, जब हम बिल्ड क्रिएट करते हैं यूजिंग वेब पैक, होता क्या है कि हम ये जो सारी फाइल्स होती हैं इनको एज अ इनपुट देते हैं हम अपने पैकेज बंडलर को. और पैकेज बंडलर क्या करता है, जो सारी फाइल्स होती हैं उनको एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. तो हम बंडलर को बहुत सारी फाइल्स देते हैं और बंडलर उन सारी फाइल्स को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है. इसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी चेक देख सकते हैं. मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन रेडी करके रखा हुआ है. मैंने सिंपल एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है लाइक से यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, बिल्ड फोल्डर में इसको क्लियर कर देता हूं. ठीक है. और यहाँ पे जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की चीजें थी, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें वेब वाइटल्स की रिपोर्ट और वो सारी चीजें मैंने कमेंट आउट कर दी हैं, सो दैट हम चेक कर सकें कि जब बिल्ड बनता है तो हमें बस एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलती है. अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे index.js है, app.js है. बट यहाँ पे जब मैं करता हूँ npm run build, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका एक प्रोडक्शन बिल्ड बनेगा. और वो बिल्ड हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, हम वो फाइल्स डिप्लॉय करते हैं. ठीक है. तो अभी अगर मैं बिल्ड फोल्डर को एक्सपेंड करूं, स्टैटिक में जाऊं, जीएस में जाऊं, तो तुम देखोगे मुझे बस एक ही फाइल यहाँ पे मिल रही है, main.js. और इसी फाइल में मेरा सारा कोड है. ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ पे अपने एसआरसी में कोई दूसरा कंपोनेंट बनाऊं, इसको चलो चेक भी कर लेते हैं, product.js. और सिंपली मैं ऐप का कोड ही यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट. और इसको हम ऐप में इंपोर्ट कर लेते हैं, यहीं पे लगा देते हैं. ठीक है. और अभी मैं अगेन इसको बिल्ड करता हूँ. ठीक है. बिल्ड मेरा
कंप्लीट हो गया है। अभी देखो मैं जब अगेन जेएस पे गया तो अभी भी मुझे एक ही जेएस की फाइल मिल रही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो बंडलर होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है। हम डेवलपमेंट टाइम में मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करते हैं जो एज अ इनपुट बंडलर फाइल को प्रोवाइड होती हैं, और बाय डिफॉल्ट बंडलर का ये नेचर है कि वो सारी फाइल्स को क्लब करके हमें एक सिंगल फाइल देगा। ठीक है, तो अब यही जो हमें एक सिंगल फाइल मिलती है, यही थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। हम अगेन अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये समझा कि जो बंडलर्स होते हैं वो सारी फाइल्स को एज अ इनपुट लेते हैं और आउटपुट में हमें एक सिंगल फाइल देते हैं। अब एक सिंगल जो फाइल देते हैं उसका एडवांटेज लाइक से उसका उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है लार्ज बंडल साइज। बंडल का मतलब है मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल जो मुझे एक फाइल मिलेगी, उसका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा होगा। तो अब अगर मेरी फाइल का साइज बड़ा है तो वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है? बिकॉज जब यूजर उस एप्लीकेशन या उस फाइल को लोड करने की कोशिश करेगा तो उसको ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। सारे लोगों के पास हाई एंड इंटरनेट नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम लोग 4G पे काम कर रहे होते हैं, या तो लाइक से उनको प्रॉपर वाईफाई की स्पीड नहीं मिल पाती, तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? यूएक्स खराब मिलेगा, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम है। अगर तुम्हारी वेबसाइट ज्यादा टाइम लेगी तो यूजर सिंपली बाउंस बैक कर जाएगा दूसरे वेबसाइट में। ठीक है, ये जनरली हमारे साथ भी होता है। अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं वो ज्यादा टाइम लेती है तो हम इमीडिएटली लाइक से ऑल्टरनेटिव वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक लार्ज बंडल साइज वाली एप्लीकेशन की। ठीक है, बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि लाइक से एक बार तुम्हारी एप्लीकेशन लोड हो गई तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, पूरी एप्लीकेशन यूजर के सिस्टम में है। अगर थोड़ा बहुत भी इंटरनेट स्पीड चल रही है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट, सॉरी, जरूरी नहीं कि तुम हर एप्लीकेशन में कोड स्प्लिटिंग लगाओ। ऐसी एप्लीकेशन जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, लाइक जो कि डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड्स हो गए, तो लाइक से वहां पे यूजर 2-3 सेकंड अगर वेट भी कर ले तो चलेगा। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन में जनरली हम कोड स्प्लिटिंग नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई बैकएंड का बंदा यूज करेगा और उसका काम ही है डेटा एंट्री करना, डेटा मॉनिटर करना, तो ही कैन वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो ऐसी एप्लीकेशन में जनरली हम नहीं लगाते हैं कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, हम जो यूजर इंटेंसिव एप्लीकेशन है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसी जगहों पे हम कोड स्प्लिटिंग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड यूजर तुम्हारी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो कभी भी अगर तुम्हें ये डिसाइड करना हो कि किस टाइप की एप्लीकेशन में तुम्हें कोड स्प्लिटिंग ऐड करनी है, तो सिंपली चेक करो कि टारगेट यूजर्स कौन से हैं। अगर जो टारगेट यूजर्स हैं वो बैक एंड यूजर्स हैं, बैक एंड यूजर इन द सेंस की लाइक से तुमने एक किसी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है, जिसको नॉर्मल बंदे नहीं यूज करेंगे, इंटेलेक्चुअल पीपल यूज करेंगे, तो वहां पे हम छोड़ सकते हैं लाइक से कोड स्प्लिटिंग। बट जो एप्लीकेशन हर कोई यूज कर रहा है वहां पे हमें सोचना पड़ेगा कोड स्प्लिटिंग के बारे में। तो यहाँ पे एंट्री होती है कोड स्प्लिटिंग की। और जो कोड स्प्लिटिंग है इसका जो गोल होता है वो सिंपली होता है सेपरेट बंडल फाइल फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरी एप्लीकेशन में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट सेक्शन है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी फाइल्स भी अलग अलग हो, सो दैट जब मैं एक मॉड्यूल को लोड करूं तो दूसरे मॉड्यूल का कोड ब्राउजर में लोड ना हो। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? स्मॉलर बिल्ड साइज होगा, उससे क्या होगा? तुम्हारा लोड टाइम रिड्यूस होगा, उससे क्या होगा? तुम्हारा जो टाइम टू इंटरेक्शन है
वो भी रेड्यूस होगा। तुम्हारी जो वेबसाइट है, जो वेब एप्लीकेशन है, वो कम टाइम में इंटरेक्टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है कोड स्प्लिटिंग का। नेक्स्ट है, इस तरह से कुछ कोड स्प्लिटिंग काम करता है। अगर मैं तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊं, मल्टीपल फाइल्स को हम बंडलर को भेजते हैं, और इंस्टेड ऑफ गिविंग वन सिंगल फाइल, बंडलर हमें मल्टीपल फाइल्स देता है, और वो मल्टीपल फाइल्स जब ब्राउजर को जरूरत होती है तो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, ये था पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट कोड स्प्लिटिंग। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन हो तो वी कैन डू दैट। हाँ, यस। जैसे कि लाइक हमने डिस्कस किया था कि लाइक वेब पैक मल्टीपल जेएस फाइल्स को एक ही बिल्ड में जनरेट करता है, and then we basically use lazy loading in React, and then like whenever we load the app, that time if you we watch the console, then we get to know that like multiple JS files are getting loaded when we load that particular module. So like so how does the webpack knows like we have implemented this thing and we have to create multiple different files for that one? हाँ, तो वो हम वाया कोड बताते हैं। Okay. Okay. वाया कोड। अभी अभी वी विल डू द प्रैक्टिकल। सर एक क्वेश्चन है कि जब भी हम कोड स्प्लिट करते हैं यूजिंग लेजी लोड, तो किस टाइम कौन सी फाइल लोड करनी है वो डिसाइड कौन करता है? हम बताते हैं ना, अभी वी विल डू द प्रैक्टिकल। ओके। अभी हम बताएंगे कि कैसे और कौन सी फाइल को करना है। ठीक है, तो चलते हैं कोड में। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने एक एक डेमो एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है, जहां पे हम डिफॉल्ट बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का क्या होता है, मैं एक बार वॉक थ्रू कर देता हूँ। सो बेसिकली मैंने 3 पेजेस बनाए हैं, कार्ट, होम और प्रोडक्ट, जो कि तुम्हें यहाँ ब्राउजर में दिख रहे होंगे। होम, प्रोडक्ट और कार्ट। और सिंपली मैंने ऐप जेएस फाइल में लाइक से तीनों पेजेस के लिंक्स क्रिएट कर रखे हैं, सो दैट जब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूं, कार्ट पे क्लिक करूं, तो रिस्पेक्टिव पेज में मैं चले जाऊं। यहाँ पे तुम देख रहे होगे मेरा यूआई भी अपडेट हो रहा है। और सिंपली राउटर का यूज करके मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे लाइक से कंपोनेंट्स हैं, उनको मैंने रेंडर करवा के रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं होम पेज पे जाता हूँ, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा नेटवर्क पैनल है ना, यहाँ पे देखो मैंने जेएस पे फिल्टर लगा रखा है। यहाँ पे बस एक फाइल लोड हो रही है, दैट इज बंडल डॉट जेएस। ठीक है, अभी मैं होम पेज पे हूं। अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं, तो तुम देखोगे कि लाइक से कोई एडिशनल फाइल यहाँ पे लोड नहीं हुई, मुझे इमीडिएटली एक अपडेटेड यूआई देखने को मिल गया। ठीक है, मैं ये मैसेज चेंज कर देता हूँ सो दैट तुमको लगे ना कि लाइक से कार्ट पेज है। मैंने प्रोडक्ट पेज पे कार्ट को ओपन कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कार्ट। ठीक है, अभी सही है। तो तुम लोग देख रहे होगे कि जब मैं डिफरेंट पेजेस चेंज कर रहा हूँ, तो कोई एडिशनल फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, क्योंकि सारी जो फाइल्स हैं वो एक ही बार में डाउनलोड हो जा रही है। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं होम पेज पे जाता हूं, तो इस टाइम पे मुझे प्रोडक्ट और कार्ट चाहिए ही नहीं। ठीक है, अभी मैं पेज को तुरंत रिलोड कर रहा हूं, इमीडिएटली डेटा आ जा रहा है। सबके पास इतनी तेज स्पीड नहीं होती है। जब भी हमें बिल्ड टाइप का कोई इशू रिजॉल्व करना है या डिबग करना है, हमें हमेशा नेटवर्क स्पीड को थ्रॉटल करना है। गूगल क्रोम डेव टूल या फिर मोजिला डेव टूल, हर ब्राउजर के पास डेव टूल होता है, और हम नेटवर्क स्पीड को थ्रॉटल कर सकते हैं। थ्रॉटल मतलब स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये नो थ्रॉटलिंग, दैट मीन्स कि फुल स्पीड पे नेट चल रहा है। अगर मैं इसको कर दूं फास्ट 3G, ठीक है, और अभी रिलोड करूं, तो देखो कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड लग गया फास्ट
3G में, ठीक है। और सिर्फ 3 H1 लाइक से 3 Li टैग्स हो गए और एक H1 टैग, सिर्फ इतना कंटेंट लोड करने में मुझे 3 सेकंड का वेट करना पड़ा। अभी ये डेव बिल्ड है, माइट भी प्रोडक्शन में ये टाइम थोड़ा कम हो जाए, बट अगेन 2 सेकंड तो तुमको वेट करना ही पड़ेगा। सी अगेन मैं रिलोड करता हूँ, सी अगेन 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, बस इतने छोटे कंटेंट के लिए। अब ये प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो गया है। अगर कोई बंदा गलती से स्लो 3G पे है, तो उसको देखो इतना छोटा सा कंटेंट देखने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। इतने में तो लाइक से बंदा हॉप ऑन कर जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे। 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड वेट करना पड़ा इस छोटे से कंटेंट को देखने के लिए। तो ये प्रॉब्लम को हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग कोड स्प्लिटिंग, जिसको लेजी लोडिंग ऑफ फाइल्स भी बोलते हैं। लेजी लोडिंग हम बेसिकली कई चीजों की करते हैं, ठीक है। कई चीजों का मतलब राउट बेस्ड लेजी लोडिंग, सेकंड कंपोनेंट बेस्ड लेजी लोडिंग, थर्ड मॉड्यूल बेस्ड लेजी लोडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं राउट बेस्ड लेजी लोडिंग, जो जो एक मिनिमम एफर्ट है, जो हमको करना ही करना चाहिए विदाउट अ क्वेश्चन, ठीक है। ये सिंपली पेज लेवल पे होती है, ठीक है। जो राउट्स होते हैं हम उस लेवल पे लेजी लोडिंग लगा देते हैं। लेजी लोडिंग कैसे लगाते हैं? दो चीजों का यूज करके। ये दोनों चीजें हमें रिएक्ट इट सेल्फ प्रोवाइड करता है, एक लेजी फंक्शन और एक सस्पेंस। इन दोनों के इन दोनों के बिना हम लेजी लोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम लाइक से लेजी लोडिंग कर रहे हैं, अगर मेरे पास फाइल ही नहीं है तो मैं यूआई पे क्या दिखाऊंगा? तो मैं सस्पेंस का यूज करके एक फॉल बैक यूआई दिखाऊंगा यूआई पे। कैसे करते हैं लेजी लोडिंग? 2 स्टेप प्रोसेस होती है लेजी लोडिंग, ठीक है। दो चेंजेस तुम्हें करने पड़ते हैं नॉर्मल फ्लो में। नॉर्मली अगर मुझे किसी कंपोनेंट को यूआई पे दिखाना होता है, हम सिंपली इंपोर्ट करते हैं और जहां पे दिखाना होता है ऐड कर देते हैं। जब भी हम लेजी लोडिंग करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज चेंज होती है वो होती है इंपोर्ट का तरीका। अब मैं इसे ऐसे इंपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये एज अ कॉन्स्ट इंपोर्ट होंगे, इस तरह से कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू लेजी। लेजी फंक्शन का यूज करके मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा। ये जो लेजी फंक्शन है, ये हमसे एक फंक्शन लेता है और सिंपली यहां पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपने कार्ड को, पेजेस कार्ड, ठीक है। ये पहला चेंज है जो हमको करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो गए। अभी मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं, देखता हूं क्या होता है। इसको मैं नो थ्रॉटल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैं वेट नहीं करना चाहता। सी मुझे एक एरर देखने को मिली। क्या एरर देखने को मिली? अ कंपोनेंट सस्पेंडेड व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू सिंक्रोनस इनपुट। दिस will cause the UI to be replaced with a loading indicator to fix updates that suspend should be wrapped with start transition. So basically इस एरर का मतलब ये है कि हमने एक ऐसे कंपोनेंट को यूआई पे शो कराने की कोशिश की है जिसकी फाइल्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब जब तक वो फाइल्स नहीं आती हैं, हमें कोई फॉल बैक यूआई शो कराना पड़ेगा, और वो फॉल बैक यूआई हम शो करते हैं यूजिंग दिस सस्पेंस। हम क्या करते हैं कि जो भी अपना कंपोनेंट है, लाइक से अगर हम राउट लेवल पे लेजी लोडिंग कर रहे हैं, तो हम पूरे राउट को, क्योंकि लाइक से कुछ भी कंटेंट विजिबल नहीं होगा, तो पूरे पेरेंट को हम सिंपली सस्पेंस कंपोनेंट में रैप कर देते हैं। और ये सस्पेंस सिंपली हमसे एक फॉल बैक प्रॉप लेता है, जो कि एक स्ट्रिंग भी हो सकती है और एक कंपोनेंट भी हो सकता है। मैं सिंपली यहाँ पे लोडिंग एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, दैट्स इट। और इसको थ्रॉटल करते हैं फास्ट 3G में, और होम पे चलते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं।
तो अभी देखो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो तब जाके मेरे पास प्रोडक्ट की फाइल्स डाउनलोड होंगी। सी, अभी अगर मैं कार्ट पे जाऊंगा तब कार्ट की फाइल डाउनलोड होगी। सी, ये दो फाइल्स दिख रही हैं। अभी अगेन मैं होम पे जाता हूं। ठीक है, अभी देखो मैं होम पे हूं, मेरे पास अभी प्रोडक्ट और कार्ट की फाइल्स नहीं है। ठीक है, मैं जब प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तब प्रोडक्ट कंपोनेंट की फाइल डाउनलोड होगी। जब तक वो फाइल डाउनलोड होगी तब तक मुझे एक लोडिंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा। सी, अगर मैं कार्ट पे जाऊंगा तो मुझे लोडिंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा जब तक फाइल आ नहीं जाती है। और ये बस वन टाइम होता है, एक बार फाइल डाउनलोड हो गई मैं दोबारा जाऊंगा तो लोडिंग इंडिकेटर नहीं दिखेगा क्योंकि फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। अब ऐसा करके, ऐसा समझ लो हमने 2 + 2 4 4 सेकंड सेव किए। माइट भी ये 4 सेकंड यूजर को लगते एडिशनली इन फाइल को डाउनलोड करने में, जबकि उसको इन फाइल्स की जरूरत ही नहीं थी। तो ये है लेजी लोडिंग, इस तरह से होती है। सिंपली हम लाइक से लेजी फंक्शन का यूज करते हैं, अपने इंपोर्ट्स को चेंज कर देते हैं और यूजिंग सस्पेंस हम सिंपली एक फॉल बाय क्यूआई दिखाते हैं। दैट्स इट, यही दो चेंज अपने को करने होते हैं। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ लेजी लोडिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लेजी लोडिंग। ये तो था राउट लेवल पे, पेज लेवल पे। ठीक है, अब एक और मैं तुम लोगों को जेनरिक केस दिखाता हूं। ठीक है, जो जो मोस्टली हम लोग करते हैं और हमने माइट भी ये सोचा ना हो कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, सेट कार्ड ये सब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसको अभी मैं रखता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइस कंपोनेंट मैंने एक बना रखा है, इंपोर्ट प्राइस। ठीक है, प्राइस कंपोनेंट मैंने बना लिया है और इसको यहाँ पे रेंडर करते हैं। सी, मैंने सिंपली एक प्राइस कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका काम है बस 20.99 इस इंफॉर्मेशन को यूआई पर दिखाना। दैट्स इट, यही काम है प्राइस कंपोनेंट का। और ये प्रोडक्ट पेज पे दिख रहा है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस प्राइस कंपोनेंट को तभी दिखाना है जब कार्ट >2 हो। ठीक है, अभी मैंने रीलोड किया, अभी मुझे प्राइस कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। जब मैं दो प्रोडक्ट्स को कार्ट पे ऐड कर लूंगा तब मुझे लाइक से प्राइस कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है, अभी यहां पे हम कर क्या रहे हैं, हम प्राइस कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर ले रहे हैं, बट इनिशियल में तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लाइक से अगेन सस्पेंस का यूज करके इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को लेजी लोड कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे नहीं इंपोर्ट करूंगा, मैं सिंपली कॉन्स्ट प्राइस इज इक्वल टू लेजी एंड इंपोर्ट प्राइस। दैट्स इट। और अभी इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं स्लो 3G कर देता हूं अभी। सी, अब यहां पे तुम लोगों को प्रॉब्लम दिख रही है कोई? अगेन दिखाता हूं, देखना जैसे ही मेरा प्रोडक्ट फ्री होगा मेरी ये बटन गायब हो जाएगी और इसकी जगह पे लोडिंग आ जाएगा। सी, और जब प्राइस कंपोनेंट आता है तब मेरा बटन और प्राइस दिखता है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही सस्पेंस यूज किया है। होता क्या है, जब भी कोई लेजी लोड कंपोनेंट लोड हो रहा होता है, जो नियरेस्ट सस्पेंस होता है वहां पे फॉल बैक क्यूआई शो हो जाता है।
तो अभी मेरे पास जो सस्पेंस है वो ग्लोबल ऐप पे लगा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इस लाइक से यहाँ पे ही मैं सस्पेंस लगा सकता हूँ, सो दैट बस लोडिंग इसी कंपोनेंट में आए, बाकी सारी चीजें मेरी अच्छे से चलती रहें। लोडिंग प्राइस, इसको टोटल करते हैं, स्लो 3G सी लोडिंग प्राइस, और जब ये लोड हो जाएगा तो मेरा प्राइस कंपोनेंट। ठीक है, ये है सेकंड टाइप ऑफ लेजी लोडिंग, जहां पे हमने एक कंपोनेंट को लेजी लोड किया। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप ऑफ लेजी लोडिंग, जहां पे हम एक यूटिल को भी, एक यूटिल फाइल को भी लेजी लोड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक से उसका क्या मतलब हुआ, अभी अगर मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मेरे पास एक यूटिल फाइल है, लाइक से जहां पे मान लो कि एक लाइक से ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट का मेथड है। अब ये जो फंक्शन है ये मुझे कंडीशनली चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट में और यहां पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट, और यहां पे मैं एक यूज इफेक्ट लिख देता हूं कार्ड पे, कि भाई जब मेरा जब इफ कार्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3 हो तब ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, अभी इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट यूटिल फाइल है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जा रही होगी, लाइक से पूरी फाइल। ठीक है, तो मैं एक सिंगल फाइल को भी, लाइक से नॉर्मल फंक्शन फाइल को भी लेजी लोड कर सकता हूं यूजिंग दिस इंपोर्ट सिंटैक्स। जो ये वाला पार्ट है ना जो मैंने अभी अभी सेलेक्ट किया है, दिस इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं डायनामिक इंपोर्ट। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रिएक्ट, दिस सिंटेक्स इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं डायनेमिक इंपोर्ट। इसका यूज करके हम कंडीशनली रन टाइम में कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को डाउनलोड या फेच कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉमिस बेस्ड मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट को तभी इंक्लूड करूं जब मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट यूटिल्स, सिंपली जैसे हम करते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट देन, और यहाँ पे डेटा, और सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि डेटा में क्या आता है। इसको थ्रॉटल करते हैं। देखो जैसे ही मेरा प्रोडक्ट 2 ये हुआ 3, मेरा प्राइस कंपोनेंट लोड हुआ। अभी जब ये 4 होगा, आया नहीं क्या, ठीक है, आई थिंक हमें फंक्शन का नाम देना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने फाइल इंपोर्ट की है। नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशनली लोडिंग अ मॉड्यूल है। ठीक है, ओके, बेसिकली ये पूरी फाइल इंपोर्ट करेगा, नॉट अ सिंगल फंक्शन। ठीक है, सिंगल फंक्शन लेजी लोड नहीं कर सकते। ठीक है, या तो तुम एक सेपरेट फाइल बनाओ। ठीक है, पूरी फाइल लेजी लोड होगी, नॉट अ सिंगल फंक्शन। नो आई थिंक मैं वो उसकी बात कर रहा था, लॉग नहीं हुआ था क्योंकि देन करके हम फाइल लोड करके डेटा में क्या आ रहा है, मुझे हाँ वो थोड़ा बेसिकली, डाउट था। नहीं नहीं, ये जो डायनेमिक इंपोर्ट है ना ये प्रॉमिस बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। ये जो इंपोर्ट फंक्शन है ना, दिस दिस विल गिव यू अ प्रॉमिस। ठीक है, जो रिजॉल्व या रिजेक्ट होगा। ओके, कार्ड डॉट लेंथ कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल कार्ट ही होना चाहिए ना वहाँ पे। हाँ यार, यस यस, वही मैं सोचा था कि यहाँ पे कुछ गलत कर दिया मैंने। ये कार्ट लेस ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, अभी माइट बी इट विल वर्क। ठीक है, प्राइस कंपोनेंट आ गया। अभी मैं इसको करता हूँ 4। सी,
अब मेरा यूटिल फंक्शन इंपोर्ट हुआ, सॉरी डाउनलोड हुआ, ठीक है। और कंसोल पे चलते हैं तो सी मेरा जो ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट फंक्शन था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट। मैं सिंपली यहाँ पे डेटा डॉट ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट करके उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी यूटिल फाइल में चलता हूँ एक बार, कुछ और चीजें मुझे बतानी है। दिस इज नो, दिस इज प्रीलोड ट्रांसफॉर्म। अब देखो, जनरली हमारे पास एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राहुल इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अरे है ये, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्स वाई जेड, इसको क्या रखें, बूलियन रख देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स वाई, अच्छा इसको फंक्शन कर देते हैं यार, और कंसोल कर देता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग आई एम अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब चलते हैं प्रोडक्ट में, सेव, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो, तुम्हारी एक फाइल में जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे, वो जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा देन ब्लॉक में, जो भी तुम यहाँ पे वेरिएबल रखोगे इसमें तुम्हें सारे मेथड दिख जाएंगे। जैसे कि अपने पास है ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट, राहुल, दीपक और एक डिफॉल्ट फंक्शन। तो जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है वो तुम्हें एक स्पेशल की में मिलेगा। जैसे कि मैं इसको करता हूँ 3 4, इसको एक्सपेंड करूंगा तो सी जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट थे वो अपने नाम से आ रहे हैं, और जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो डॉट डिफॉल्ट से आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को, जैसे इस फंक्शन को एक्सेस करना है, तो तुम सिंपली यहां पे कर दोगे लाइक से डेटा डॉट डिफॉल्ट, इस तरह से, ठीक है। दिस इज सेम सेम एज लाइक दिस इंपोर्ट, लाइक से जो जो हम करते हैं डिफॉल्ट के लिए फ्रॉम जो भी है। तो जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो इसमें आ जाएगा, हमारे केस में इस तरह से आएगा। अभी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो सी आई एम अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मेरा फंक्शन कॉल हो गया है। यह है थर्ड टाइप ऑफ लेजी लोडिंग। फर्स्ट टाइप में हमने राउट बेस्ड लेजी लोडिंग की, सेकंड में हमने कंपोनेंट को लेजी लोड किया, थर्ड में हमने एक लोकल यूटिल फाइल को लेजी लोड किया। जो फोर्थ वे है, वहां पे हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को भी लेजी लोड कर सकते हैं। अभी मान लो मुझे एक एपीआई कॉल लगानी है कंडीशनली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ कंडीशनली, नॉट नॉट ओनली अ लोकल util but a react module or npm module like this, axios और console.log axios, ठीक है। लेट्स सी नेटवर्क में क्या होता है। सी अब जाके axios डाउनलोड हुआ, कंसोल में चलेंगे तो देखेंगे मुझे axios के सारे मेथड्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। जो भी हम चाहते हैं अब यहाँ पे कर सकते हैं। ये तरीका तुम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ना, कि जब यूजर लॉग इन करता है तब हमें कई सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। मैंने जनरली इस तरह का कोड लिखा है जब मुझे ट्रैकिंग लाइब्रेरीज यूज करनी होती हैं, जैसे कि मिक्स पैनल हो गया, या फिर लाइक से गूगल एनालिटिक्स हो गया, जो स्पेसिफिक टू लॉग्ड इन यूजर होती हैं, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल यूजर है तो वहां पे जरूरत ही नहीं है। सो उस केस में हम ये तरीका प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल 4 तरीके की लेजी लोडिंग देखी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अ, एक और चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम 3 चीजें देखेंगे जिनका यूज करके हमें चेक कर सकते हैं कि लाइक से हमारा बिल्ड साइज क्या है। अभी तक जो चीजें हम देख रहे थे वो टोटल नेटवर्क टैब में देख रहे थे, बट दिस इज नॉट फीजिबल, ठीक है। जब जब तुम एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे काम करोगे तो माइट बी
तुम्हें टाइम ना मिले कि तुम एक एक कंपोनेंट को देखो। अभी यहाँ पे देखो मैंने कितना साइज सेव किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज, कहा गया, लेट्स सी, सी 1.9 केबी, ठीक है। सो दिस डजंट मेक सेंस। माइट बी लाइक से, जब तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, सो इवन अ बाइट कैन इंक्रीज योर बिजनेस, बट लाइक से एक नॉर्मल स्केल एप्लीकेशन में 1.9 केबी इज व्हाट, नथिंग। तो हम सेंसिबल साइज को रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि लाइक से मेरे एप्लीकेशन में कौन सा ऐसा कोड है जो बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। सो उसके लिए अपने पास एक पैकेज आता है जिसको बोलते हैं रिएक्ट बंडल एनालाइजर, ठीक है। लेट मी शो यू माय पैकेज जेसन। सो दिस इज माय पैकेज जेसन, और ये है वो पैकेज, वेब पैक बंडल एनालाइजर। ये एक डेव डिपेंडेंसी है, लाइक, ठीक है। इसको हम नॉर्मल डिपेंडेंसी में नहीं डालते हैं, क्योंकि ये तभी चाहिए होता है जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। मैंने लाइक से बस डाल दिया यहाँ पे क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। और ये आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्ट एप्लीकेशन में नहीं मिलता, ये हमें एक्सटर्नली डालना पड़ता है। तो अगर तुम सिंपली गूगल भी करोगे वेब पैक बंडल एनालाइजर, तो तुम्हें 10-15 लाइक से तरीके मिल जाएंगे इसको ऐड करने के। जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लो। मैंने सबसे इजी वे चूज किया है। मैंने सिंपली npm i चलाया वेब पैक बंडल एनालाइजर, और तुम्हें दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, जो तुम्हारी बिल्ड कमांड है वहां पे तुम्हें डैश डैश स्टैट्स ऐड करना पड़ेगा, और एक एनालाइज कमांड ऐड करनी पड़ेगी जहां पे सिंपली तुम्हें ये स्क्रिप्ट, ये कमांड कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस पूरे कोड बेस का गिट लिंक दे दूंगा सेशन के बाद, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तुम बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मैंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है, बस यही दो चीजें करनी होती हैं, npm i वेब पैक बंडल एनालाइजर और ये दो चेंजेस। बाकी तुम एडिशनली एज पर योर टेस्ट चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इतना करने के बाद तुमको बस अपना टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल है, मैंने VS कोड में ही इंटीग्रेट कर रखा है। सबसे पहले तुमको बिल्ड चलाना है, ठीक है, सो दैट तुम्हारा बिल्ड जनरेट हो जाए। जब तुम्हारा बिल्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, npm रन, ये जो तुमने एनालाइज नई कमांड ऐड की है इसको रन कर दोगे, तो तुम्हारा लाइक से जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें तुम्हारा जो भी तुम्हारा पैकेज है, लाइक से बिल्ड है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दिख जाएगा तुमको। अब यहाँ पे देखो मुझे ये यूआई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक छोटा सा लाइक से साइड बार दिख रहा है, जहां पे मुझे पता चल रहा है कि मेरी टोटल एप्लीकेशन का जो साइज है वो 200 केबी है, और उसमें इतनी इतनी सारी फाइल्स हैं जो जो इन साइज की हैं। अब जो सबसे बड़ी फाइल है वो है ये 163 केबी। तो मैं सबको हटा के बस इसको देखूंगा कि इसमें क्या है। तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि अच्छा रिएक्ट डॉम है, CJS है। अब ये देखो CJS ही 191 केबी का है। फिर मैं इस पे क्लिक करके इसको जूम इन करके चेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अभी जैसे ये सब लाइक से रिएक्ट मॉड्यूल की चीजें हैं जो अपने को मेक सेंस नहीं कर रही हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम देख सकें कि कितना साइज ले रहा है। अभी हमने यहाँ पे एक्सियोस को कंडीशनली ऐड किया है, बट लेट्स नॉट डू दैट। हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है। और इसको बंद करते हैं, npm run build। इससे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि अगर तुम किसी चीज को इंपोर्ट करते हो, यूज नहीं करते हो, तो वो बिल्ड में इंक्लूड होती है या नहीं। लेट्स सी वेब पैक इंटेलिजेंट इनफ है या नहीं। स्टैटिक, ठीक है। ये जो
मेरे प्रोडक्ट्स थे, मेरे पेजेस थे, उनका ये साइज है, देखो 1000 बाइट का साइज है। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। इसमें एक्सियोस नहीं आया, या किसी को दिख रहा है गाइस? मुझे तो नहीं दिख रहा। लेट्स सी साइड बार में दिखता है क्या। ठीक है, यहां पर भी नहीं आया। सो दैट मीन्स कि वेब पैक ऑटोमेटिकली चीजों को ट्री शेक कर देता है। अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो वो बिल्ड में इंक्लूड नहीं होता है। तो अभी इसे हम चलो यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सियोस डॉट लाइक से गेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक रैंडम सा यूआरएल पास कर देता हूँ। सी, अब मेरे पास देखो एक्सियोस आ गया, जो कितना साइज ले रहा है, 87 KB। तो वेब पैक बंडल एनालाइजर का यूज करके तुम अपना पूरा बंडल का साइज देख सकते हो, ठीक है। लाइक कि कौन सा मॉड्यूल कितना साइज ले रहा है, बेस्ड ऑन दैट तुम चाहे तो लाइक से जितना ऑप्टिमाइज करना चाहो कर लो। दिस इज द फर्स्ट वे, ठीक है। और थोड़ी देर में मैं दो और तरीके बताऊंगा जो और इजी है। बेस्ड ऑन योर टेस्ट प्रेफरेंस यू कैन चूज इट, ठीक है। तो अभी चलते हैं कोड में, इसको हम अंडू करते हैं। हम्म, तो अभी मुझे बात करनी है कोड स्प्लिटिंग के डिसएडवांटेज की। तो किसी को लग रहा है कोड स्प्लिटिंग का कोई डिसएडवांटेज हो सकता है? जैसे हमने कंपोनेंट लोड किया था कार्ट का अकाउंट बढ़ने के बाद। हम्म सो सपोज आई एम यूजर हम्म और मैंने लॉगिन किया तो एक बार ऐप लोड हो गई हम्म। एंड आफ्टर मीटिंग सर्टेन कंडीशंस अगेन आई हैव टू वेट टू लोड पर्टिकुलर मॉड्यूल और any component basically, so I think that will be a disadvantage. सॉरी, दोबारा बताना। जैसे कि लाइक मैंने एक बार लॉगिन किया हम्म तो स्टार्ट में मेरा लोड टाइम उसने कुछ जो उसका था वो ले लिया हम्म एंड आई हैव राइट नाउ आई एम यूजिंग द ऐप and हम्म। suppose I'm using any conditional import for a component or module you can say, and at some point वो condition meet हो गया, then again I have to wait for a certain time to load that component, so maybe that will be a disadvantage. ठीक है, वन थिंग और कोई चीज? अ, एक मेरे को ये लगता है कि जब वेबपैक बंडल करता है तो वो अपनी थोड़ी स्क्रिप्ट ऐड करता है। हम्म तो व्हेन वी स्प्लिट द कोड तो वो आई थिंक मल्टीपल टाइम हर एक कंपोनेंट के लिए वो बंडल में ऐड होती है ठीक है, ये एक्स्ट्रा कोई इसके। हाँ मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। दूसरा ठीक है एक आई तो थिंक ये है कि यूजेज जैसे कि होता है कि मैं तभी जब लोड कर रहा हूँ तभी मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल टाइम मेरे को यूज करना है हम्म तो मतलब मेरे को बार बार वही इंपोर्ट करके उसको लिखना पड़ेगा हर बार। हाँ, ये करना ही पड़ेगा। लाइक दिस इज, हम्म, मतलब ये इंटेंशन ही है लाइक से कि जो चीज या हम वो भी है। यूज करें, ठीक है। सो जो पहले जिसने बताया था, किसने बताया था वो? मैंने राहुल। हाँ, त्रिशांक, राहुल, राहुल या राइट। या त्रिशांक कुछ बोल रहे हो क्या? तो हाँ राहुल, देखो जो तुम बोल रहे हो ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अ बिहेवियर चेंज, ठीक है। सो वो एक प्रोडक्ट कॉल है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉल का मतलब ये डिसीजन डेवलपर नहीं लेगा कि लॉग इन करने के बाद लोडर दिख रहा है और वेट करना पड़ रहा है। जो तुम्हारा प्रोडक्ट मैनेजर होगा, तुम उसको बताओगे कि मिस्टर XYZ, हमारी एप्लीकेशन लोड होने में 5 सेकंड ले रही है क्योंकि 10 ऐसी चीजें हैं जो नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। अगर हम उसको रिमूव कर दें तो हमारी एप्लीकेशन 2 सेकंड में लोड हो जाएगी। लेकिन
जब यूजर लॉग इन करेगा तो उसको 1 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, सो दैट बाकी चीजें डाउनलोड हो। ऐसा करके हम 2 सेकंड बचा लेंगे। तो प्रोडक्ट मैनेजर बोलेगा ठीक है राहुल, लेट्स डू दिस, एटलीस्ट हम 2 सेकंड तो सेव कर लेंगे, और लॉग इन होने के बाद 1 सेकंड का लोडर दिख रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन कंपेयर टू अ 5 सेकंड लोडर। ठीक है, तो दिस इज अ बिहेवियर और यूएक्स डिसीजन। ठीक है, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ, दिस इज जस्ट लाइक से तुमने जो इनिशियल लोडिंग टाइम थी 5 सेकंड का, उसको तुमने 3 सेकंड कर दिया, बस लोडर तुम अलग अलग टाइम पे शो कर रहे हो। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेज है वो उस पर्सन को मिलता है जिसके पास हाई स्पीड कनेक्शन है। ठीक है, मेरे पास हाई स्पीड कनेक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं तो सी, फालतू में मुझे एक फ्लिकर देखने को मिलता है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी। अगेन मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं, देखना स्क्रीन फ्लिकर करेगी। सी, अच्छा मैं अभी जाता हूं, फ्लिकर कर रही है राइट। तो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, मेरे पास तो अच्छा खासा इंटरनेट है भाई, क्यों मुझे ये लोडर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एंट्री होती है रिसोर्स हिंट्स की। ठीक है, रिसोर्स हिंट्स अलग अलग तरह से काम करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन में। अभी हम काम कर रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन में। रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें कि जो यूआरएल होता है वो एक ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे ये जो कार्ट प्रोडक्ट ये सब चेंज हो रहा है, ये बस एक इल्यूजन है। ठीक है, हमारा यूआरएल सेम ही होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूआरएल अपडेट होता है, पेज रिलोड नहीं होता। सो दिस इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ पर जो रिसोर्स हिंट होते हैं वो अलग तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रिसोर्स हिंट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो जो सबसे इजी सॉल्यूशन है इस फ्लिकर को दूर करने का, वो ये कि मैं एक ऐसा टाइम सेट कर दूं कि अगर इस टाइम तक फाइल नहीं आती है तभी लोडर शो हो। तो इसको करने के दो दो तरीके हैं। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है वो तुम खुद कर सकते हो। खुद कैसे कर सकते हो, यहां पे मैंने अभी एक स्ट्रिंग दी है, या ऐप लेवल पे कर देते हैं चलो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट दे देता हूँ लोडर। मैं लॉजिक नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं लॉजिक बता दूंगा क्योंकि जस्ट टू सेव टाइम। ठीक है, लोडर रिटर्न डिव, और मैं थोड़ा गंदा कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली ऐसे इनलाइन स्टाइल कभी मत लिखना, बट मैं बस टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सी, अब मैं जाता हूँ होम पे। सी, बैक, सॉरी, रेड बैकग्राउंड आ रहा है राइट। अब मुझे इसे एलिमिनेट करना है, मैं चाहता हूं कि ये सर्टेन टाइम के बाद ही दिखे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, रेफ वगैरह का यूज करके सिंपली टाइम सेव कर, इनिशियल टाइम सेव कर लूंगा, लाइक से इनिशियल टाइम, और लाइक से न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ठीक है, और एक इंटरवल चला दूंगा, सेट इंटरवल, और चेक कर लूंगा कि भाई कितना टाइम हुआ है, 200 मिली सेकेंड हुआ है कि नहीं। बेस्ड ऑन दैट मैं सिंपली ये स्टाइल को चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट रखूंगा, और माइट बी आफ्टर लाइक से 200 मिली सेकेंड और 300 मिली सेकेंड मैं इस बैकग्राउंड को रेड कर दूं। तो अभी देखो, अभी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अभी अगर मैं प्रोडक्ट पे जाऊं, कार्ट पे जाऊं, तो मुझे कोई फ्लिकर देखने को नहीं मिल रहा है। सी, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे रिटर्न नल भी कर सकता हूँ, लाइक से फॉर
like say 200 millisecond. This is one solution which requires manual work. अगर तुमको मैनुअल वर्क नहीं करना है तो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस, और वो सॉल्यूशन है यूजिंग अ लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट लोडेबल रिएक्ट लोडेबल कंपोनेंट्स। सो ये लाइब्रेरी रिकमेंडेड बाय रिएक्ट है, ठीक है। यहां पे तुम जाके चीजों को देख सकते हो। कैसे आएगा ये, सी अ सॉल्यूशन रिकमेंडेड बाय रिएक्ट टीम। लेट्स गो टू द डॉक्स, और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक डिले का ऑप्शन, और यहाँ पे तुम एक एडिशनल लाइब्रेरी पी मिन डिले का यूज करके कंट्रोल कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद तुम्हें लोडर देखने को मिले, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों का यूज करके तुम सिंपली जो फ्लिकरिंग का इशू है वो रिजॉल्व कर सकते हो, सो दैट जो बंदा हाई स्पीड इंटरनेट पे है उसको फ्लिकर ना देखने को मिले, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक सॉल्यूशन। जो थोड़ा एडवांस सॉल्यूशन है उसमें तुम क्या करोगे, तुम अपने प्रोडक्ट मैनेजर के साथ बैठ के डिसाइड करोगे कि भाई अगर मैं होम पेज पे हूं, मैं अभी होम पेज पे आ गया हूं, अब आप बताओ कि यूजर कहां कहां जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट मैनेजर बोलेगा कि यार देखो, माइट भी वो प्रोडक्ट पे जाए। अब ये जो गेस है प्रोडक्ट पे जाने का, ये भी मैं बता देता हूं कि लोग कैसे लेते हैं। सो जनरली वेब एप्लीकेशन में ना कई सारे ट्रैकर्स लगे होते हैं, और जो भी ट्रैकर होता है ना उनके उनके पास ऑप्शन होता है, लाइक से हीट मैप फॉर अ वेबसाइट। ये मैं दिखा देता हूँ, अगर कोई डेमो, ये देखो। इस तरह से जैसे हम नॉर्मल अर्थ का टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, उसी तरह हम किसी वेबसाइट का एक हीट मैप देख सकते हैं, अगर तुमने प्रॉपर ट्रैकिंग वगैरह ऐड की है तो, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, अगर मैं ये हीट मैप खोलूं तो इससे मुझे पता चल रहा है ये जो रेड एरियाज हैं यहाँ पे ज्यादा क्लिक होते हैं, ठीक है। तो इससे मैं एक एजुकेटेड गेस लगा सकता हूं कि यार यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा ही करेगा। सो अगर तुम्हारे पास लाइक से टाइम है तो इन फाइल्स को डाउनलोड कर लो। अगर मैं यहाँ पे दूसरा इमेज खोलूं तो सी, जो ये रेड एरियाज हैं यहाँ पे यूजर ज्यादा क्लिक करता है। तो विथ प्रॉपर टूलिंग एंड प्रोफाइलिंग तुम एक एजुकेटेड गेस लगाते हो कि यूजर इन पेजेस को एक्सेस करेगा, और तुम फिर उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते हो। कैसे? कुछ इस तरह से। जो सबसे इजी तरीका है चीजों को लाइक से लोड करने का, यूजिंग वेब पैक, वो है तुम्हारा, मैंने कहीं पे कर रखा था, दिस वन, यूजिंग वेब पैक मैजिक कमेंट्स, ठीक है। ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ना, मैं यहीं पे एक कमेंट ऐड करूंगा, एक स्पेशल कमेंट, ऑल फिक्स्ड, लाइक से जो भी कीवर्ड्स है वो फिक्स है, लाइक से वेब पैक प्री फेच, इसकी जो वैल्यू है वो है ट्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ब्राउजर के पास जब भी आइडियल टाइम है तो इस कार्ड पेज को ऑटोमेटिकली फेच कर लो, ठीक है। अभी मैं जाता हूं होम पे, रिफ्रेश करता हूं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, पैक, यही है क्या, पैक फेच, कार्ड को किया है, कार्ड पे जाते हैं तो अच्छा ठीक है। मैंने यहाँ पे डिसेबल कैशे कर रखा है। अगर डिसेबल कैशे करोगे तो ये प्रीफेच काम नहीं करेगा, क्योंकि फाइल डाउनलोड होती है फिर वो तुरंत डिस्कार्ड हो जाती है, तो मुझे इस डिसेबल कैशे को लाइक से डिसेबल करना पड़ेगा।
सी मैं अगेन रिलोड करता हूँ, ठीक है। मैं अभी कार्ट पेज पे नहीं गया हूँ, बट अगर तुम यहाँ पे देखो नेटवर्क टैब में, तो मेरा ये जो कार्ट पेज है ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये ब्राउजर के पास अवेलेबल है। अभी जब मैं कार्ट पेज पे जाऊंगा तो ये डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही डाउनलोडेड है। जैसे ही मैंने कार्ट पे क्लिक किया, सी ये जो साइज है प्रीफेच दिखा रहा है कि ये पहले से ही प्रीफेच हो चुका है, प्रीफेच कैशे टाइम 1 ms, ठीक है। तो तुम इस मैजिक कमेंट का यूज करके वो सारे पेजेस, सारी फाइल्स को प्रीफेच कर सकते हो जो तुम्हें लगता है कि यूजर एक्सेस करेगा ही करेगा, ठीक है। इसका ओवर यूज मत करना, अदरवाइज लेजी लोडिंग का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। और अगेन ये हम लोग एक एजुकेटेड गेस लगा के करते हैं कि लाइक से माइट बी यूजर ये ओपन करे, हो सकता है ना ही करे, तो वेस्ट हो गया तुम्हारा बैंडविड्थ लाइक से इंटरनेट का, ठीक है। तो ये सोच समझ के करना। अब इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ब्राउजर के पास कंट्रोल है कि वो ये कब प्रीफेच करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं ये मैन्युअली करना चाहूं, मैं खुद चार्ज इन पर्सन होना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं ये इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही प्रीफेच हो जब मैं चाहूं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, अगेन उसका जो सॉल्यूशन है वो लेजी फंक्शन का यूज करके है, ठीक है। उसके लिए देखो हम ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं, अ, ठीक है। जब कार्ट ग्रेटर देन 2 है तब हम प्राइस कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं, और प्राइस कंपोनेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, देखो कॉन्स्ट लोड प्राइस, अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ इस तरह से, देखो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पेज को इंपोर्ट करूंगा, मेरी ये लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगी और मेरा ये डायनेमिक इंपोर्ट ट्रिगर हो जाएगा। ये प्राइस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देगा, लाइक से डाउनलोड कर लेगा, बट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट तभी करेगा जब जब मेरा कार्ट ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस होम पेज पे जाके रिफ्रेश करूं और चेक करूं आया है क्या, चीज के चलिए, सी मैं जैसे ही पेज को रीलोड कर रहा हूं, मेरा ये जो प्राइस कंपोनेंट है वो प्रीफेच हो जा रहा है। दैट मीन्स मेरा ये कोड सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्रीफेचिंग हो रही है, बट अभी भी मैं चार्ज इन पर्सन नहीं हूं, अभी भी ब्राउजर ये डिसाइड कर रहा है। तो इसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है। हम एक कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, जो कस्टम फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जस्ट टू सेव टाइम। अपने को क्या करना पड़ता है, सिंपली मैंने प्रीलोड का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट अपने को इंपोर्ट करना है हम सिंपली वो पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जहां पर ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये कॉन्स्ट प्राइस वाला, ये मैंने सिंपली एक वेरिएबल पे रख लिया, और मैंने एक इस कंपोनेंट ऑब्जेक्ट पे खुद से एक की बना दी प्रीलोड, और इस प्रीलोड पे मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। अभी इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, सबको रखते हैं।
इसको मैं यहीं पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, सो दैट हम देख सकें कि हो क्या रहा है। अभी ये जो प्रीलोड फंक्शन है, इसमें मुझे इस इंपोर्ट को पास करना है, ठीक है। अभी अगर मैं इस इंपोर्ट को डायरेक्टली पास करूंगा तो ये इमीडिएटली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह से पास करना है, देखो, कॉन्स्ट स्पेशल कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रीलोड, और यहां पे मुझे एक फंक्शन पास करना है सो दैट ये कॉल ना हो, कुछ इस तरह से। देखो, जो भी मैं लेजी के अंदर भेजता हूं ना, ऐसा समझ लो वो मैंने लेजी के अंदर नहीं भेजा, वो मैंने अपने इस स्पेशल फंक्शन के अंदर भेज दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे भेजा है, ठीक है, मैंने इस फंक्शन को लेजी में तो पास किया ही किया, बट मैंने इन्वोक नहीं किया, ठीक है। अभी तुम ऐसे समझ लो कि ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, दिस दिस लाइन, दिस इज सेम एज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये और ये सेम है, बस फर्क बस इतना है कि ये जो प्राइस कंपोनेंट है लाइन नंबर 7 पे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा एज सून एज लाइन नंबर 42 इज एग्जीक्यूटेड, या लाइन नंबर 41 की जो कंडीशन है वो मेट हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस 42 या 41 से पहले इसको इनिशिएट कर दूं लोड करना, तो उसी के लिए मैंने सिंपली ये प्रीलोड की ऐड की है, जो कि एक फंक्शन टाइप का है। मैंने सिंपली ये देखो जो फंक्शन पास किया है ना, ये वाला, ये सिंपली इसी को कॉल कर रहा हूं यहाँ पे, दैट्स इट, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। तुमने देखा ना यहाँ पे कि जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होती है, ये डायनेमिक इंपोर्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं बस इस डायनेमिक इंपोर्ट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और इसको प्राइस ही कर देता हूँ। अभी ये क्या बोल रहा है, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी मुझे बस ये एकदम नॉर्मल चलेगा जैसे अभी तक चलता आया है, ठीक है। इस पे मैं करूंगा प्राइस, कहीं से प्रीलोड हो रहा है क्या? आई डोंट नो गाइस, ये प्राइस कैसे आ जा रहा है। इसको लेजी कर दूं, ठीक है, इसी की वजह से आ रहा है। आई थिंक मैंने गलत पास किया है, या फंक्शन मैंने पास किया कंपोनेंट टू इंपोर्ट में, जो कि कॉल होगा नहीं। अच्छा, might be this is the mistake. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं लाइक से कॉल कर ले रहा था, इस वजह से इंपोर्ट स्टार्ट हो जा रहा था। अभी देखो, जब ये होगा 3, तब जाके मेरा प्राइस कंपोनेंट इंपोर्ट होगा। बट फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर देन 1 में ही या कार्ड चेंज में ही इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो अब मेरे लिए बहुत इजी है। मुझे बस इस प्रीलोड फंक्शन को कॉल कर लेना है। मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा लाइक से
प्राइस डॉट प्रीलोड, दैट्स इट। जैसे ही इफेक्ट कॉल होगा प्रीलोड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरी प्राइस वाली फाइल आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये, तो अभी मेरे पास कंट्रोल है कि मैं कब इस कंपोनेंट को प्रीलोड करना चाहूँ। यहाँ पे मैं चेक भी कर देता हूँ यार, कार्ट डॉट कार्ट ग्रेटर देन, अभी प्राइस कंपोनेंट आया नहीं है, जैसे ही 1 से ज्यादा होगा आ जाएगा। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स प्री लोडिंग की, जिनको हम लाइक से यूजिंग CSS, यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और यूजिंग वेब पैक प्रीफेच और यूजिंग आर कस्टम लाइक से कस्टम कोड, इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और मैं अभी जल्दी से 2 और तरीके बता देता हूं जिसका यूज करके हम बंडल साइज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा तरीका है उसके लिए अपने को एक एक्सटेंशन डालना होता है जो कि है इंपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। ये एक्सटेंशन थोड़ा सा CPU इंटेंसिव है, ठीक है। तो इसको तुम जब तुम्हें यूज करना होगा इनेबल करना, और जब तुमको यूज नहीं करना होगा तो इसको डिसेबल कर देना, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी ज्यादा लेता है। तो अब जैसे तुम इसे इनेबल करोगे, जो भी तुम्हारा पैकेज इंपोर्ट करोगे तुम, उसके बगल में साइज लिख के आ जाएगा कि ये पैकेज इतना साइज ले रहा है, सो दैट तुमको पता चल जाए कि ये पैकेज कितना साइज लेगा, ठीक है। 4.2 नॉर्मल साइज है, अगर तुम इसे कॉम्प्रेस करोगे तो 1.9। तो इंपोर्ट कॉस्ट इस एक्सटेंशन का नाम है, ये तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूं। और जो एक दूसरा एक्सटेंशन है, दूसरा एक्सटेंशन क्या, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बंडल फोबिया, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, बेसिकली ये तुमसे तुम्हारा पैकेज जेसन मांगती है, ठीक है। तुम अपनी पैकेज जेसन अपलोड भी कर सकते हो और यहाँ पे तुम पैकेजेस को फाइंड आउट भी कर सकते हो। मैं स्कैनर करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी पैकेज जेसन यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सी, जितने भी मेरे पैकेजेस थे मेरी पैकेज जेसन में, मुझे सबका साइज यहाँ पे पता चल जा रहा है, और ये मुझे स्लो 3G में भी क्या टाइम लगेगा वो भी मुझे बता दे रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि कौन सा पैकेज कितना साइज और टाइम ले रहा है, और फिर मैं लाइक से अपने ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो भी देखो, ठीक है दीपक, अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ चीजों को। कोड स्प्लिटिंग हम करते हैं बिल्ड टाइम सॉरी लोड टाइम को रिड्यूस करने के लिए, और कोड स्प्लिटिंग एक बिल्ड टाइम ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। सॉरी, लोड टाइम ऑप्टिमाइजेशन है जो हम यूज करते हैं बेसिकली अपने बिल्ड का साइज रिड्यूस करने के लिए। कोड स्प्लिटिंग हम 4 फेजेस में करते हैं, 4 टाइप्स की होती है, राउट बेस्ड, कंपोनेंट बेस्ड, यूटिल बेस्ड और थर्ड पार्टी मॉड्यूल बेस्ड। अगर तुम इसको और एक्सटेंड करो तो एक पांचवा टाइप भी है, लोग रिडक्स को भी लेजी लोड करते हैं। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारे रिड्यूसर हैं, तो हम रिड्यूसर्स को भी लेजी लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर लेना। और कोड स्प्लिटिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग CSS, यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, और लाइक से अपना खुद का कोड लिख के लाइक प्रीफेच करके चीजों को, ठीक है। और प्रीफेचिंग भी हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो वेब पैक की प्रीफेचिंग जो कि मैजिक कमेंट से होती है, दूसरा कोड लिख के जावास्क्रिप्ट का, और थर्ड उस कोड को ट्यून करके सो दैट कंट्रोल हमारे हाथ में हो कि कब किस कंपोनेंट को लेजी लोड करना है, ठीक है। मैं लेजी लोड वाला कोड ना एक और बार समझा देता हूँ, आई थिंक कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में नहीं आया, तो मैं एक और बार उस कोड को गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। देखो, अ, इसको थोड़ा सा भी नीचे रखते हैं।
इसको मैं कट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपोनेंट है प्राइस, दैट्स इट। ये एक नॉर्मल इंपोर्ट है, ठीक है। अभी मुझे इसे लेजी लोड करना है, तो मुझे इसका सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा टू दिस इंपोर्ट प्राइस टू, सॉरी, कॉन्स्ट प्राइस टू इज इक्वल टू इंपोर्ट, सॉरी, लेजी। और एक फंक्शन यहां पे डायनेमिक इंपोर्ट, और यहां पे इसका पाथ, यहां पे मैंने लेजी लोड कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल मेरे पास नहीं है, कंट्रोल ब्राउजर के पास है। जब कंडीशन मेट होगी तब ये डाउनलोड होगा। मैं चाहता हूं कंट्रोल मेरे पास रहे, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा इन सर्टेन स्टेप्स, ठीक है। इसी लाइन को मैं कुछ स्पेशल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लोडर फंक्शन, जिसमें मैं सिंपली इस फंक्शन को रख दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट प्राइस 3 इज इक्वल टू लेजी ये करूं, तो लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 10 आर एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। ये क्लियर है, राइट, कि लाइन नंबर 10 और 14 एग्जैक्ट सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक इंपोर्ट शुरू होता है, वो शुरू होता है जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये डायनेमिक इंपोर्ट है, जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा मेरा ये इंपोर्ट चालू हो जाएगा। तो मुझे कोई एक ऐसा मैकेनिज्म करना है सो दैट मैं इस लोडर फंक्शन को कॉल कर सकूं। तो मुझे पता है जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। लेजी ये मुझे जो कुछ भी रिटर्न करेगा लाइक से वो एक ऑब्जेक्ट ही होगा। तो मैं इस चीज का लेवरेज कर सकता हूं। मैंने क्या किया, इस कोड को मैं ऊपर ले जाता हूं। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ये वाली जो चीज थी इसको एक वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। और एक की बना दी प्रीलोड, और उसमें बस मैंने ये जो लोडर फंक्शन था इसको असाइन कर दिया, दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक एडिशनल की में ये वाला जो फंक्शन है ये इसको अटैच कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जब ये फंक्शन कॉल होगा फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब मुझे बस जब भी लोडिंग स्टार्ट करनी है, मुझे बस इस ये प्रीलोड एक फंक्शन है, इसी को कॉल करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यही लॉजिक का यूज करके हमने खुद का एक ऐसा फंक्शन लिखा जो हमारे कंट्रोल के अनुसार फाइल को डाउनलोड करे, दैट्स इट, ठीक है। मैं ये कोड स्निपेट शेयर कर दूंगा गाइस, ठीक है, तो तुम स्टोर कर लेना, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं। अभी पढ़े या अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इंडिया से कनाडा चलते हैं, ठीक है। मुझे इंडिया से कनाडा जाना है, तो इंडिया टू कनाडा, गूगल की बात ही चलते हैं यार। इंडिया टू कनाडा डिस्टेंस 11,462, लाइक 11,462 किलोमीटर्स। और लाइक से इस दुनिया में सबसे तेज कौन सी चीज है, बताओ। प्लेन। स्पीड ऑफ लाइट, ओके। ठीक है। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितनी होती है बताओ, बहुत ज्यादा होती है। कितनी 3.8 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ होता है स्पीड ऑफ लाइट।
3.8 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ ऐसा कुछ होती है, राइट। तो अभी यहाँ पे मुझे चैट जीपीटी खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर सकता। आई थिंक अप्रोक्सीमेट 12,000 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, इतना ही था, राइट। 11,000, तो 12,000 मान लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया से कनाडा जाता हूँ स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी, ठीक है, लेट्स अज्यूम 40 मिली सेकेंड, ठीक है। तो सोचो अगर स्पीड ऑफ लाइट से मैं जाता हूँ इंडिया से कनाडा तो 40 मिली सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है, लाइक, या चलो 40 सेकेंड ही मान लेते हैं। अब जो डेटा ट्रांसफर होता है क्या बोलते हैं, वाया वायर्स, सबसे तेज मीडियम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा है वो लाइट से ट्रांसफर होता है, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं लाइक से कि 80% एफिशिएंसी के साथ डेटा ट्रांसफर मतलब स्पीड है। तो अगर मेरा सर्वर कनाडा में है और मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूं तो 40 सेकेंड या 40 मिली सेकेंड का टाइम तो वहीं लग गया, लाइक से एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जाने में, ठीक है। तो जो हम ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस वगैरह ऑप्टिमाइज करते हैं वो स्पीड नहीं ऑप्टिमाइज करते। जो प्रॉब्लम हमारे साथ है वो है लेटेंसी की, ठीक है। लेटेंसी होता है कि लाइक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब तुम स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो जा ही नहीं सकते, राइट। तो अगर तुम ए से बी जा रहे हो तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और जो डिले होता है वही लेटेंसी होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग मल्टीपल सर्वर्स बनाते हैं सो दैट कि अ, मैं अगर वेबसाइट एक्सेस करूं तो कम टाइम में डेटा आ जाए, इसीलिए सीडीएन वगैरह होते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल लोकेशन पे कि भाई जो सबसे पास है वहां से डेटा आ जाए, ठीक है। ये चीज थोड़ी क्लियर हो रही है कि सीडीएन, लेटेंसी, ये टाइम, यस। ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि मैंने ये सब क्यों बताया, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है रिसोर्स हिंट्स, ठीक है। तो अब रिसोर्स हिंट्स समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक ब्राउजर, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसको कैसे पता चलता है कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है और ये सर्वर की लोकेशन है, यहां से जाके तुम फाइल लेके आओ, ठीक है। और जब ब्राउजर फाइल लेने जाता है तो सीरीज ऑफ स्टेप्स करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे लाइक टीसीपी कनेक्शन बनाना पड़ता है अगर एचटीटीपी पे है तो, और अगर एचटीटीपीएस कनेक्शन है तो एसएसएल कनेक्शन बनता है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है डीएनएस रिजॉल्व। तुम्हारा जो डीएनएस है वो रिजॉल्व होता है। अगर तुमने google.com खोला है तो तुम्हारा ब्राउजर एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे पिंग करेगा और google.com का आईपी एड्रेस लेके आएगा। फिर उस आईपी एड्रेस पे एक टीसीपी कनेक्शन बनेगा, ठीक है। अगर एचटीटीपी है तो टीसीपी कनेक्शन, अदरवाइज एसएसएल कनेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एक्चुअल डेटा फ्लो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मान लो तुमने एक वेबसाइट ओपन की, उसमें कुछ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स हैं, फॉन्ट है और एक्सटर्नल सीएसएस फाइल्स हैं। तो जो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल्स वगैरह होंगी उनके लिए भी ये जो डीएनएस रिजॉल्व है, टीसीपी कनेक्शन है, ये सारे स्टेप्स फिर से परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो तुम ऐसे समझ लो अगर 10 अलग अलग रिसोर्सेस हैं तुम्हारे एक एप्लीकेशन में तो 10 बार डीएनएस रिजॉल्व होगा, 10 बार टीसीपी कनेक्शन बनेगा, ठीक है। और ये जो टीसीपी कनेक्शन बनता है इसके 3 स्टेप होते हैं, लाइक से 3 वे हैंडशेक होता है। ये अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा, थोड़ा पीछे अब देखो, यहाँ पे जब मैं आ ही गया हूं तो बता देता हूँ। ये जो डीएनएस रिजॉल्व और जो टीसीपी हैंडशेक है
और टीसीपी कनेक्शन, एसएसएल कनेक्शन, ये वाला स्टेप एक प्रॉब्लमेटिक स्टेप है। क्यों? क्योंकि डीएनएस, अगर मान लो तुम्हारा सर्वर कनाडा में है, तुम इंडिया में हो, अगर तुम डीएनएस रिजॉल्व कर रहे हो तो तुम 40 मिली सेकेंड या 40 सेकेंड तो ऑलरेडी डिले हो गया, 40 मिली सेकेंड तो तुम्हारा डीएनएस रिजॉल्व में ही चला गया। और फिर मान लो टीसीपी कनेक्शन तुम बना रहे हो, तो टीसीपी कनेक्शन में तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन में 3 बार कम्युनिकेशन होता है। ऐसे समझ लो, अगर मैं ड्राइंग टूल में जाऊं, ऐसे समझाते हैं। ये क्लाइंट है और एक सर्वर है, ठीक है। तो जब टीसीपी कनेक्शन बनता है तो ये जो क्लाइंट है ये सर्वर से पूछता है कि हे, आर यू ओपन फॉर कनेक्शन। सर्वर फिर क्लाइंट को बोलता है यस, बट आर यू ओपन फॉर कनेक्शन। कंफर्मेशन देता है और साथ साथ पूछता भी है कि क्या तुम भी ओपन हो। फिर क्लाइंट बताता है यस, आई एम ऑल्सो ओपन, यस आई एम ऑल्सो ओपन। और फिर सर्वर डेटा भेजना शुरू करता है, ठीक है। तो अभी मान लो अगर 30-30 मिली सेकेंड लग रहा है हर राउंड ट्रिप में। जब पहली बार कनेक्शन बनने की रिक्वेस्ट गई तो 30 ms, रिस्पॉन्स आया 30 ms, फिर रिक्वेस्ट गई फिर 30 ms, फिर सर्वर ने डेटा भेजा 30 ms, तो लाइक 30 into 4 120 मिली सेकेंड तो यही देरी हो गई, ठीक है। सो इसलिए ये स्टेप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जो रिसोर्स हिंट्स हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं डीएनएस रिजॉल्व और टीसीपी कनेक्शन वाले स्टेप को बाईपास करते हैं, लाइक वो उनको पहले से ही कर लेते हैं। कैसे, देखो देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है, फिर उन ऑप्शन को एक बार हम देख लेंगे कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम रिसोर्स हिंट्स का यूज करते हैं। और जो सबसे पहला रिसोर्स हिंट है वो है प्री कनेक्ट, दूसरा है प्री लोड, प्री फैच और प्री रेंडर। जो प्री कनेक्ट होता है वो डीएनएस रिजॉल्व करता है और टीसीपी या फिर एसएसएल कनेक्शन बना के रख लेता है, ठीक है। सो दैट जब अपने को जरूरत हो तो हम इन दोनों स्टेप्स को बाईपास कर सके, सीधे डेटा ले सके। जो प्रीलोड है वो डीएनएस रिजॉल्व टीसीपी कनेक्शन तो करता ही करता है, साथ ही साथ रिसोर्स को लोड भी कर लेता है, ठीक है। जो प्रीलोड है ये हम यूज करते हैं करंट पेज के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं जिस करंट पेज पे हूं मैं उसी का डेटा पहले से ही लोड करने की कोशिश करूंगा, ना कि किसी दूसरे पेज का, ठीक है। जो प्रीफेच होता है ये हम यूज करते हैं रिसोर्सेस को डाउनलोड करने के लिए, जो कि नेक्स्ट पेज के होते हैं, जो अभी तक आए नहीं है, जहां पे यूजर गया नहीं है बट जा सकता है। तो वो हम पहले से ही डाउनलोड करके रख लेते हैं, सो दैट जब यूजर जाए तो हमारे पास चीजें अवेलेबल हो। अब ये जो प्री रेंडर है ये अब डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। बट क्रोम ने एक नई चीज निकाली है स्पेकुलेशन रूल्स करके, जिसका यूज करके हम एक पेज को जिस पे यूजर गया ही नहीं है उसको बैकग्राउंड में ही रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो तुम होम पेज पे हो, तुमने भी कार्ट खोला भी नहीं है बट ब्राउजर ने पीछे से ही कार्ट पेज पूरा डाउनलोड करके रेडी रख दिया है, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। सिंपली लोड करता है और रेंडर करता है। और फॉर नेक्स्ट पेज ऑब्वियसली जो प्री कनेक्ट है, अगेन डीएनएस रिजॉल्व टीसीपी कनेक्शन बनाता है। प्रीलोड प्री फैच डीएनएस कनेक्शन भी बनाते हैं, टीसीपी कनेक्शन भी बनाते हैं, और फिर डेटा को लोड भी कर देते हैं सो दैट बाद में वो यूज हो सके। प्री रेंडर सिंपली री रेंडर कर देता है बैकग्राउंड में,
दैट्स इट। यही काम होता है लाइक से तुम्हारे इन चारों चीजों का। और ये चारों चीजें थोड़ी थोड़ी ब्राउजर से रिलेटेड है, ठीक है। एक जो हमारा ब्राउजर है, देखो ब्राउजर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो अपने हिसाब से चीजों को करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक HTML पेज है जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू app.js, और एक फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट है, कोड माइट भी दूसरा हो, लाइक से सिंटैक्स मुझे देखना पड़ेगा, बट फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉन्ट लोड कर रहा हूं। तो अब देखो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। ब्राउजर टॉप टू डाउन चीजों को रीड करेगा, उसको एक स्क्रिप्ट फाइल दिखेगी, तो ब्राउजर क्या करेगा, बैकग्राउंड में शेड्यूल कर देगा कि भाई इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करो, ठीक है। और जब स्क्रिप्ट डाउनलोड होगी तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, डीएनएस रिजॉल्व, टीसीपी कनेक्ट, ये दोबारा से होंगे। फिर ब्राउजर ने बोला चलो जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है भाई तुम पार्सिंग कंटिन्यू रखो, और उसको मिला फॉन्ट, तो ब्राउजर ने बोला यार ये फॉन्ट ये लो प्रायोरिटी आइटम है, इसको भी शेड्यूल कर दो। तो अगेन ये भी शेड्यूल हो जाएगा, ये फॉन्ट वाला जो जो हमारा काम है, ठीक है। तो ब्राउजर पार्सिंग कंटिन्यू रखेगा, जब उसको टाइम मिलेगा तब वो इन सारी चीजों को डाउनलोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। बट एज अ डेवलपर हमें पता है यार कि ये स्क्रिप्ट मुझे चाहिए, ये फॉन्ट मुझे पहले से ही चाहिए, तो हम ब्राउजर को पहले से ही बता देंगे कि भाई ये जो फॉन्ट है ये मुझे पहले से ही चाहिए, तो तुम इसको रिजॉल्व करके अपने पास रख लो, ये स्क्रिप्ट फाइल मुझे चाहिए, इसको पहले से ही डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। अब ब्राउजर ये कैसे कर सकता है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, ब्राउजर सिंगल थ्रेडेड नहीं है। तुम एट अ गिवन टाइम एक सिंगल डोमेन में जो मल्टीपल कनेक्शन का काउंट है वो है 6, एक सेम डोमेन में तुम 6 साइमल्टेनियसली कनेक्शन बना सकते हो, और डिफरेंट डोमेन में 60, ठीक है। तो प्रीलोड, प्री कनेक्ट, प्री फैच, इन सब का यूज करके हम ऐसा कुछ काम करते हैं। देखो ये ब्राउजर है, हम ब्राउजर को बोलते हैं भाई ये ब्राउजर की टाइमलाइन है, नॉर्मल टाइमलाइन, ठीक है। अ, किसी ने लोकी का सीजन देखा है क्या? यार मैंने हिंदी में देखा, ठीक है। तो दीपक भाई वो शाश्वत टाइम रेखा उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, या एवेंजर्स किसी ने देखी है? सबने देखी होगी ना एवेंजर्स तो। इन्फिनिटी टाइम लाइन नहीं, वो इन्फिनिटी स्टोन्स थे। जो वो उनकी जो गुरु होती है क्या बताती है, एक जो टाइम लाइन है, जो ओरिजिनल टाइम लाइन है, ऐसे समझ लो ब्राउजर जब हमारी HTML पेज को रेंडर करता है, एक एक एब्सोल्यूट प्रोसेस चलती है, ठीक है, जो जिसको कोई टच नहीं करता, वो एकदम प्योर है, ठीक है, जिसको कोई इंटरेक्ट नहीं करता, ये एक नॉर्मल फ्लो होता है। अब कोई इंटेलिजेंट डेवलपर, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा आता है, वो क्या बोलता है ब्राउजर को, ठीक है भाई तू अपने नॉर्मल प्रोसेस करते रहे, बट एक नई ब्रांच निकाल, और इस ब्रांच में तू डीएनएस रिजॉल्व कर, चीजों को डाउनलोड कर, ठीक है, और डाउनलोड करके रख ले, जब मुझे चाहिए होगी तो तू इसे ओरिजिनल प्रोसेस में ऐड कर दे। तो हम सिंपली प्री कनेक्ट प्रीलोड का यूज करके ब्राउजर से डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं, जो मेन टाइमलाइन से अलग काम करते हैं। जब जरूरत होती है तो हम उनको मेन टाइमलाइन में मिला लेते हैं, दैट्स इट। इस तरह से ब्राउजर काम करता है, इस तरह से रिसोर्स हिंट्स काम करते हैं। ब्राउजर जैसे अपना काम करता है, डंप करता है
हम उसको थोड़ी सी इंटेलिजेंट पावर दे देते हैं कि भाई तू नॉर्मल फ्लो पे काम करता रहे, साथ ही साथ तेरे पास जो एडिशनल रिसोर्सेस है उनका यूज कर, एडिशनल कनेक्शन बना, जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं वो रिसोर्स मांग लूंगा। दैट्स इट। ठीक है, यही मोटा मोटा काम होता है प्रीलोड, प्री कनेक्ट, प्रीफेच, प्री रेंडर में। ठीक है, हम सिंपली ब्राउजर को बता देते हैं कि भाई ये चीजें तुझे लानी है, बैकग्राउंड में ले आओ, जब चाहिए होंगी मैं मांग लूंगा, सो दैट जब मैं मांगू तो तुम वापस से ना डाउनलोड करने चले जाओ। ठीक है, तो मेन गोल होता है कि जब मैं चीजों को मांगू तो ब्राउजर वापस से उनको डाउनलोड करने ना जाए। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ कोड बेस पे। हाँ, अब देखो, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना रिसोर्स हिंट्स, ये मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए नहीं है। यहां तक जो हमने चीज किया था, ये सब, ये जो सारा कोड वगैरह, ये सारा कोड था स्पा के लिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए है, जहां पे एक्चुअल में यूआरएल्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब मैं वो चीजें यहां नहीं कर सकता हूं, यहां पे अगर तुम करोगे तो तुम यहां पे कर सकते हो वो चीजें index.html में। ठीक है, तो मैंने सिंपली एक प्योर जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बना रखी है। यहाँ पे चलते हैं, मेरे पास सिंपली एक इंडेक्स फाइल है। ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूँ, ब्राउज़र में चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सी, पहले कोड दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास सिंपली, इन दो हैं क्या, इनको हटा देते हैं। मैं सिंपली एक फॉन्ट फाइल को लोड कर रहा हूँ, गूगल फॉन्ट, दैट्स इट। ठीक है, वाया यूआरएल, और सिंपली स्पैन पे ये फॉन्ट फाइल को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, देखो हो क्या रहा है। पहले मेरी इंडेक्स फाइल आ रही है, फिर जो मेरी फॉन्ट फाइल है सीएसएस वो डाउनलोड हो रही है, देन फॉन्ट फाइल डाउनलोड हो रही है, और फिर लाइक से जो भी यूआरएल पे, यूआई पे काम है वो हो रहा है। ये नॉर्मल फ्लो है ब्राउजर का। ठीक है, जो कि ऐसे ही चलता है। ब्राउजर क्या करेगा, इस एचटीएमएल फाइल को रीड करने की कोशिश करेगा, जब लाइन नंबर 5 पे जाएगा उसको दिखेगा कि अच्छा मैं कहीं बाहर से सीएसएस ला रहा हूँ, तो सीएसएस जो होता है वो रेंडर ब्लॉकिंग होता है। ब्राउजर यहाँ पे वेट करेगा जब तक ये सीएसएस फाइल आ नहीं जाती है, वो यहीं पे रुका रहेगा। जब सीएसएस फाइल आ जाएगी, उस सीएसएस में उसे एक एक्सटर्नल फॉन्ट फाइल मिलेगी। एक्सटर्नल फॉन्ट फाइल ब्राउजर के लिए लो प्रायोरिटी वर्क है, ब्राउजर फिर आगे का काम कंटिन्यू रखेगा, जब फॉन्ट फाइल आ जाएगी तो उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, अब मुझे इस फ्लो को ब्रेक करना है। मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये जो फॉन्ट फाइल है ये मुझे मुझे पता है कि चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉन्ट फाइल को प्रीलोड करके रख लूंगा। देखो कुछ इस तरह से, सिंपली लिंक टैग बनाऊंगा href, वो फाइल जिसको मैं प्रीलोड करना चाहता हूं, सेम सिंटैक्स होता है। ठीक है, मुझे बताना पड़ता है कि किस यूआरएल पे जाना है, किस टाइप का रिसोर्स है, फॉन्ट है, इमेज है, स्क्रिप्ट है, क्या है, और ये क्रॉस ओरिजिन, अगर फॉन्ट है तो क्रॉस ओरिजिन देना मस्ट है। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड थिंग। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ब्राउजर जब लाइन नंबर 8 पे आएगा तो उसको पता है कि उसे ये फॉन्ट चाहिए, वो सिंपली क्या करेगा, एक नया थ्रेड स्पॉन करेगा जो कि इस फॉन्ट को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, सो दैट जब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हो तो मेरे पास पहले से ही कनेक्शन वगैरह बना रहे। ठीक है, अभी अगर मैं प्रीलोड प्रीलोड में जाता हूं तो देखो क्या हो रहा है। एचटीएमएल फाइल, मेरी फॉन्ट फाइल पहले ही डाउनलोड होना शुरू हो गई, सीएसएस बाद में आई। ठीक है, और तुम्हें मैं एक और मैजिक यहाँ पे दिखा देता हूँ।
जो भी चीज तुम प्रीलोड करते हो ना, वो बस डाउनलोड होके सेव हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। मेरे पास यहाँ पे एक यूटिल फाइल है जिसपे कंसोल लगा हुआ है, लॉग फ्रॉम यूटिल। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मैं इसको प्रीलोड करूं। प्रीलोड प्रीलोड, इसको मैं प्रीलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको प्रीलोड किया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी जब मैं इसको देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, util डॉट जेएस ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। अगर मैं कंसोल में जाऊं तो मुझे कोई कंसोल नहीं दिख रहा। जो भी चीज हम प्रीलोड करते हैं वो लाइक से डाउनलोड हो जाती है बट एग्जीक्यूट नहीं होती है। वो एग्जीक्यूट तभी होती है जब मैं उसे ऐड करता हूं। अभी मैंने ऐड किया तो अभी मुझे कंसोल में दिखेगा लॉग फ्रॉम यूटिल। ठीक है, इसके लिए मैंने एक और डेमो प्रिपेयर करके रखा हुआ है इन सारी चीजों को देखने के लिए, क्योंकि है ये मैंने नेटलीफाई पे ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, सो दैट मैं तुम लोगों को सारी प्रोसेस दिखा सकूं कि ये देखो ये चीजें एडवांस में हो रही है, लाइक से पहले ही हो जा रही है। बस चीजों को ऐसे समझो कि ब्राउजर दो चीजें हमेशा करता है, डीएनएस रिजॉल्व, टीसीपी कनेक्शन। ये दोनों चीजें टाइम लेती हैं, हम इन्हीं दोनों चीजों को स्किप करना चाहते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, मैं अभी चलता हूं, एक वेबसाइट है वेब पेज टेस्ट, इसको मैं ठीक है, अभी मैं अपना नॉर्मल जो मेरा नॉर्मल वेब पेज है, मैंने सिंपली ये कोड डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, कहाँ गया ये कोड, सिर्फ एक फॉन्ट फाइल है और स्पैन है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दैट सुपर सिंपल डेमो हो और हम चीजों को देख सकें। मैं स्टार्ट टेस्ट कर देता हूँ और एक और वेब पेज यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। दो मुझे खोलने की जरूरत है। ठीक है, टेस्ट, और देखो सबसे पहले में नॉर्मल का मैंने किया, दूसरे में मुझे करना है प्री कनेक्ट का। प्री कनेक्ट, वो यहाँ पे मैं प्री कनेक्ट का कर देता हूँ, स्टार्ट टेस्ट। और थर्ड वाले में मैं मुझे करना है प्रीलोड का, मैं प्रीलोड का कर देता हूँ। क्रोम डेव टूल में मैं ये चीज तुमको नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी ये हो रहा है, हो गया। हाँ भाई, ह्यूमन, इसको हो जाने देते हैं। ठीक है, तो मेरे तीनों टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को डीएनएस और टीसीपी और डाउनलोड रिसोर्स का टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मल फ्लो में क्या रहता है, प्री कनेक्ट में क्या रहता है, प्रीलोड में क्या रहता है। ये मेरा नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इस कलर का मतलब है वेट, इस कलर का मतलब है डीएनएस कनेक्ट एसएसएल जो भी है। अब हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है इस चीज में। ये मेरा पूरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम है। देखो स्टार्टिंग में 0.1 सेकेंड वेट किया, फिर ऑरेंज यहाँ पे देखो तुम्हें एक ग्रीन करके दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये देखो ब्लू ब्लू वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये है तुम्हारा डीएनएस रिजॉल्व। मेरा डीएनएस रिजॉल्व हुआ। फिर ये जो ऑरेंज बार है ये कनेक्ट की रिक्वेस्ट है। फिर ये जो पिंक है ये एसएसएल कनेक्शन की रिक्वेस्ट है। फिर एचटीएमएल मेरा पार्स हुआ। और फिर देखो फॉन्ट फाइल, ये देखो जो फॉन्ट सीएसएस वाली फाइल है उसके लिए डीएनएस रिजॉल्व हुआ, कनेक्ट हुआ, एसएसएल कनेक्शन बना, डाउनलोड हुआ, प्रोसेस हुआ। और फिर देखो जो फॉन्ट फाइल है उसके लिए फिर से डीएनएस कनेक्शन बना, कनेक्ट हुआ, एसएसएल कनेक्शन बना, फिर वो प्रोसेस हुआ। ये मेरा नॉर्मल फ्लो है जिसमें मुझे लाइक से ये पार्ट्स हो गया, फिर से डीएनएस कनेक्शन बना, मुझे एटलीस्ट 1 सेकेंड लगा, और फिर एटलीस्ट 1 सेकेंड लगा। अब देखो जब मैं प्री कनेक्ट यूज करता हूं तब क्या मैजिक होता है।
सी प्री कनेक्ट में देखो क्या हुआ, जो नॉर्मल HTML है वो जो प्रोसेस हुआ, जब मेरा फॉन्ट फाइल प्रोसेस होने गया उसके उसी टाइम पे ही देखो मेरा CSS और फॉन्ट फाइल दोनों का जो DNS रिजॉल्व है सेम टाइम में देखो इनिशिएट हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि भाई ये फॉन्ट मैं यूज करूंगा, इसको पहले से रिजॉल्व करके रख ले। इससे बेनिफिट क्या मिला, जैसे ही CSS फाइल डाउनलोड हुई मेरे पास फॉन्ट अवेलेबल था, वो इमीडिएटली अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये कब अप्लाई हो रहा है, 2.1 सेकेंड पे, और यहाँ पे 1.5 सेकेंड पे। तो मैंने 500 मिली सेकेंड सेव कर लिए बस फॉन्ट फाइल को पहले से ही DNS रिजॉल्व और कनेक्ट करके। ये क्योंकि मुझे लाइक से कहाँ गया, नॉर्मल फ्लो में चलते हैं, ये वाला जो स्टेप था इसको मैंने और पहले ही कर दिया एक एडिशनल थ्रेड बना के। ये था मेरा प्री कनेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं प्रीलोड में क्या मैजिक होता है। सी प्रीलोड में क्या हुआ कि डाउनलोड भी पहले ही हो गया। दिख रहा है यहाँ पे, ये था मेरा प्री कनेक्ट। प्री कनेक्ट में जो डाउनलोड था देखो वो मेरा थोड़ी देर बाद हुआ, जब जरूरत पड़ी, जब CSS ने रीड किया कि अच्छा अब अप्लाई करना है 1.5 सेकेंड में। बट मैंने प्रीलोड का यूज करके ब्राउजर को बता दिया कि भाई तुझे डाउनलोड करके भी रखना है, तो ब्राउजर ने 1.4 सेकेंड पे डाउनलोड कंप्लीट भी करके रख दिया। सी यहाँ पे डाउनलोड शुरू हुआ 1.5 पे, और यहाँ पे 1.5 पे डाउनलोड ऑलरेडी डन है। ठीक है, तो बेसिकली हम प्री कनेक्ट, प्री लोड और प्री फेच इनका यूज करके ब्राउजर को हिंट दे देते हैं कि भाई ये फाइल मैं यूज करूंगा, तुम पहले से ही DNS रिजॉल्व कर लो, पहले से ही TCP कनेक्शन बना लो, और कुछ कुछ फाइल्स है जो मैं सुपर श्योर हूं कि यूजर यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, उनको तुम डाउनलोड भी कर लो। ठीक है, ये थे तीन चीजें। और प्री रेंडर जो कि अब डेप्रिकेट हो गया है, उसका एडवांस वर्जन है स्पेकुलेशन रूल्स। ठीक है, इसके बारे में तुम पढ़ लेना, बट बेसिकली ये सिंपली एक जेसन जेसन होती है एक, जिसका यूज करके हम ब्राउजर को बताते हैं कि भाई मे, मेरे पास कुछ URL है जिन पे यूजर 100% जाएगा। ये बहुत ही रिसोर्स हैवी होते हैं, मतलब रिसोर्स हैवी क्या, अब तुम ऐसे समझो कि एक पेज है बट तुम साथ ही साथ 3-4 पेज और रेंडर करने की कोशिश कर रहे हो बैकग्राउंड में, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क और मेमोरी स्पेस तुम्हारा कंज्यूम होगा। बट साथ ही साथ तुम चाहते हो कि यार ये यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा देगा, तो तुम पहले से ही पहले से ही उन पेजेस को रेंडर कर लेते हो यूजिंग स्पेकुलेशन रूल्स। इसमें स्पेकुलेशन ही वर्ड है कि तुम चीजों को स्पेकुलेट कर रहे हो, लाइक से अंदाजा लगा रहे हो। यहाँ पे मैंने बता दिया मुझे प्री रेंडर करना है सोर्स लिस्ट, मतलब मैं एक लिस्ट दूंगा, उन सारे URLs को प्री रेंडर कर दो। यहाँ पे मैं प्री कनेक्ट डॉट HTML और प्रीलोड डॉट HTML जो कि सेम पाथ पे है, इनको प्रीलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा सेटअप मैंने किया है। जो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है उसमें तुम कंट्रोल कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी लिंक पे होवर करूं, जैसे कि ये href है प्रीलोड का, जब मेरा माउस इस पे जाए तब इसकी रेंडरिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इतना ग्रैनुलर कंट्रोल तुम कर सकते हो, बट मैंने जस्ट फॉर डेमो ऑलवेज कर दिया है। तो अभी अगर देखो मैं क्रोम पे जाता हूँ, ये किस पोर्ट पे चल रहा है यार, क्लिक मी, अच्छा इधर चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो प्री रेंडर वाली चीजें है ना वो तुम्हें एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे तुम्हें मिलेंगी, ये इस स्पेक्युलेटिव लोड्स में। ठीक है, अभी यहाँ पे नो 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 सब दिख रहा है, तो मैं चलता हूं यहाँ पे इंडेक्स पे। अच्छा मैंने कमेंट कर रखा है क्या, नहीं, इंडेक्स। सी यहाँ पे क्या हुआ देखो,
दो सक्सेस आ गए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ स्पेकुलेशन रूल में, तो दो पहले से रेडी हैं। कौन कौन से रेडी हैं, ये देखो, प्री कनेक्ट और प्री लोड, ये ऑलरेडी प्री रेंडर्ड है, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे प्री रेंडर्ड है, तुम इनको डिबग भी कर सकते हो जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेज, ठीक है। जिस तरह से मैं इसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं, तुम प्री लोड प्री कनेक्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्री लोड, प्री कनेक्ट और मेन। अगर मैं प्री कनेक्ट पे जाता हूं तो ये देखो, ये जो एलिमेंट्स पैनल है, यूआई तो भले ही मुझे स्प्लिटिंग का दिख रहा है, बट ये जो पैनल है ये मुझे प्री कनेक्ट का दिख रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा गया, रैंडम टेक्स्ट प्री कनेक्ट। अभी अगर मैं इसे कर दूंगा प्री लोड, तो ये प्री लोड का डॉम है जो पूरी तरह से रेडी है दिखने के लिए, ठीक है। सब कुछ डाउनलोड हो गया है, पेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है। और मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैं सामने डिबग कर पा रहा हूँ, सब कुछ रेडी है, ठीक है। ओरिजिनल, प्री कनेक्ट, प्रीलोड। तो स्पेकुलेशन रूल का यूज करके हम पेजेस को प्री रेंडर कर सकते हैं। और ये जो रिसोर्स हिंट है, ये मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए होते हैं, नॉट फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो गाइस इतना ही था, लाइक से कोड स्प्लिटिंग और रिसोर्स हिंट्स में। अभी अगर कोई डाउट या फिर क्वेश्चंस वगैरह हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। Hi. Yeah, I have a doubt. हम्म So for code splitting, let's say I have a component. हम्म Nested components. Let's say some 10 components from A to J. Let's say हम्म component A to J, which are nested. Uh, so if I put a lazy loading हम्म for the first component, हम्म so rest of the components won't be lazy loaded, right? यस। And each of the components, if I have to lazy load, so does it affect anything on the performance or anything? दैट डिपेंड्स, Mhm. ठीक है, कि तुम कब और कैसे कंपोनेंट्स को प्रीलोड कर रहे हो। अगर ब्राउजर आइडियल है, लाइक से कोई हैवी वर्क नहीं हो रहा है, तुम प्रीलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है, Okay. ठीक है। बट अगर मान लो यूजर स्क्रीन पे कुछ टाइप कर रहा है, एपीआई कॉल लग रही है, और तब तुम प्रीलोड करने की कोशिश कर रहे हो, तब इट माइट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। Okay. तो तुमको ये देखना है कि ब्राउजर में कोई हैवी वर्क तो नहीं हो रहा। अब वो हैवी वर्क तुम खुद से गेस कर सकते हो कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद। अब हैवी वर्क होते हैं जैसे यूजर स्क्रॉल कर रहा है, कुछ टाइप कर रहा है, एपीआई कॉल लग रही है, तो ये हैवी वर्क है। अभी ऐसे मान लो कि तुमने देखा कि यार यूजर तो कुछ रीड कर रहा है, ठीक है, और कुछ वेट कर रहा है, ऑलरेडी कोई एपीआई कॉल चल रही है, उसका रिस्पॉन्स अभी आने में टाइम है, अभी मैं प्रीलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, या फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई चेक बॉक्स पे चेक किया, तुम एपीआई कॉल लगा रहे हो, साथ साथ तुम्हें पता भी है कि इस एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स के बाद मुझे ये कंपोनेंट शो करना है, तो तुम तुरंत डाउनलोड इनिशिएट कर दो, Okay. ठीक है। तो तुम्हें ये खुद चेक करना पड़ेगा कि कब टाइम सही है किसी चीज को प्रीलोड करने का। Okay. Yeah, one more doubt. हम्म। Like, what is the which kind of components need to be lazy loaded for best exam? सॉरी। Which kind of components that we need to lazy load? Like, हाँ, सो ऐसे कंपोनेंट्स जो तुम्हें लगता है कि दीज आर लेस रेलिवेंट, ठीक है। अभी अगर जैसे मैं अपनी स्क्रीन अगेन शेयर करूं,
ठीक है, तुम्हें गूगल मीट की स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब एज अ डेवलपर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, Suppose क्या okay, yeah. ठीक है। अब ये डिसीजन माइट भी तुम अकेले ना ले पाओ, तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर्स, अपने लीड, इन सबको इन्वॉल्व करना हो। माइट भी तुम्हारे हिसाब से जो ये नीचे कॉल कंट्रोल्स की बटन दिख रही है ये सुपर इंपॉर्टेंट हो, बट फॉर दिस प्रोडक्ट जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम जनरली पहले खुद से लिस्ट बनाते हो कि यार मेरे हिसाब से ये चीजें इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले इनको दिखाना है, जो बाकी की चीजें हैं हम उनको लेजी लोड कर देते हैं कि यार ये चलो बाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम अपना जो प्रोडक्ट होता है खुद से एक लिस्ट बनाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेजी लोड नहीं करना, ये जितनी जल्दी हो सके यूजर को दिखानी है, ये वो चीज है जो वेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई चीज जो स्क्रॉल करने के बाद दिख रही है या बटन की क्लिक पे दिख रही है, तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। अब जैसे ये वाला पैनल है, देखो ये जो क्लिक करने पे खुल रहा है, तो मुझे पता है यार कि जब ये वेबसाइट लोड होगी तो चैट पैनल तभी खुलेगा जब यूजर क्लिक करेगा, तो क्यों ना मैं इसको लेजी लोड कर दूं, ठीक है, ये इसको मैं लेजी लोड कर दूं। तो हम अगेन वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको जितनी जल्दी हो सके लोड करते हैं, बाकी सारी चीजों को लेजी लोड करते हैं। डिसीजन कैसे लेते हैं, खुद से लिस्ट बनाते हैं, अपने लीड या फिर प्रोडक्ट मैनेजर से डिस्कस करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और फिर कर देते हैं। That's it. And mostly where we will be using these resource fields. Yeah. गुड क्वेश्चन यार, देखो ये लाइक से कंप्लीटली डिपेंड करता है यूज केस क्या है, तुम किस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे डिमांड है ऐसी चीजों की यूज करने की, ठीक है, मेनली मेनली तुम ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐसा ज्यादा देखोगे, ठीक है, जो ऐसी वेबसाइट्स जो बहुत ही ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है, जहां पे फॉर एग्जांपल एक पेज पे तुम गए, नेक्स्ट पेज तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है। अमेजन की वेबसाइट ले लो, फ्लिपकार्ट की ले लो, ठीक है, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स ले लो कि यार एक कैटेगरी एक्सप्लोर कर ली, अब दूसरी करनी है, तो ऐसी वेबसाइट्स में तुम जनरली ये सारी चीजें करते हो, रिसोर्स हिंट्स वाली। Thanks. हाँ, मेरा नेट स्लो चल रहा है यार। नेट तो सही है। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक मेरे कैमरे में इशू है। तो हाँ, अगेन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कब रिसोर्सेस को प्रीलोड करना है, और जैसे कि तुम्हारा नेचर होगा प्रोडक्ट का, ई कॉमर्स वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट्स हो गई जहां पे बहुत सारा कंटेंट होता है, ब्लॉग वेबसाइट हो गया, ठीक है, जो लाइक से रीडिंग स्टफ हो गया, यहाँ पे तुम प्रीलोड करके रख लेते हो अपने पास चीजों को, और उन्हीं चीजों को रखते हो। अब देखो, तुम आंख बंद करके हर चीज को नहीं प्रीलोड कर लोगे, तुम देखोगे, एनालाइज करोगे कि यूजर कौन सी चीज को ज्यादा एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और उसी चीज को प्रीलोड करोगे। और एज अ डेवलपर तुम्हें पता है कि फॉर्म एक ऐसी चीज है जो यूज होगी ही होगी, तो तुम उसको प्रीलोड कर लोगे। और फॉर एग्जांपल एक्स एडिशनल स्क्रिप्ट्स तुमने ऐड की है, तुम्हें पता है यार ये चाहिए ही चाहिए, तुम उनको प्रीलोड करके रख लोगे। तो कुछ परसेंट ऑफ चीजें तुमको पता रहती हैं, कुछ परसेंट ऑफ चीजें तुम डिस्कस करने के बाद करते हो।
Thank you, Gauri. ठीक है, और बताओ गाइस, और कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ राहुल बताओ। जैसे कि आपने कहा था कि लाइक कंपोनेंट वाइज जैसे एक्सियोस हमने इंपोर्ट किया था, तो हम्म। सेम इन इन सेम वे एक पैकेज है जो मैं एक ही कंपोनेंट में यूज कर रहा हूँ, तो उसको अगर मुझको इंपोर्ट करना है तो उसी कंपोनेंट के यूज इफेक्ट में ही यस। उसकी कंडीशन ऐड करूँ, राइट? नहीं नहीं, तुम कहीं भी कर सकते हो थ्रू आउट योर एप्लीकेशन। एक बार वो फाइल डाउनलोड हो गई, अगर तुमने कैशिंग वगैरह लाइक से ऑन बंद नहीं कर रखी है, तो जरूरी नहीं कि तुम उसी कंपोनेंट में लोड करो। क्योंकि देखो, जब तुम्हारा बिल्ड बनता है ना, हम्म। तो हर फाइल का जो हैश होता है, हैश होता है हर फाइल की यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम एक फाइल को कहां से डाउनलोड करते हो, अनटिल अनलेस तुम्हारे उस फाइल का हैश चेंज नहीं होता, तुम उस फाइल को कहीं से भी डाउनलोड करो। ओके। ठीक है, तुम अगर होम पेज में हो, होम पेज में कर लो, जब तुम्हें उस फाइल की जरूरत पड़ेगी। हम्म। देखो ऐसे होता है ना प्रोसेस, कि नॉर्मल लाइफ में ही देखो, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें मैगी बनानी है, ठीक है, तो तुम उठते ही शॉप पे नहीं जाओगे ना मैगी लेने, तुम घर में पहले चेक करोगे ये क्या मैगी है। हम्म। अगर है तो बना लोगे, नहीं तो जाओगे। सेम हाँ। ब्राउजर्स भी करते हैं। अगर कोई फाइल चाहिए होती है, तो वो अपने स्टोर में चेक करते हैं क्या मेरे पास ये फाइल है। अगर है तो यूज कर लेते हैं, नहीं है तो डाउनलोड कर लेते हैं। ओके। या अंडरस्टूड। तो ठीक है, तुम चेक भी कर लेना, लाइक से सिंपली एक प्रोजेक्ट बनाना, हम्म। टॉप कंपोनेंट में फेच कर लेना, नीचे यूज करना, देखना वो डाउनलोड नहीं होगी। ओके। या श्योर श्योर। या थैंक्स। ठीक है, और बताओ गाइस। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सर। हम्म। सर वो आपका जो जेएस का जो लास्ट जो सेशन था ना, वो डीएस वाला सर, हम्म। थर्ड जो क्लास जो था सर, वो उसका रिकॉर्डिंग सर वो अभी तक नहीं मिला सर। आपने बोला था ना इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको बोला था सर, आपने हम्म। बोला था करप्ट हो गया है, तो वो आप फिर से मतलब। यार दे दूंगा, लाइक बेसिकली उस सेशन में कुछ कुछ चीजें गलत थी, मतलब रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं हुई, और जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सेशन वैसे हुआ नहीं, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की। तो थोड़ा वेट कर लो, कर दूंगा यार, मतलब और चीजें पढ़ लो, थोड़ा टाइम दो, तो मैं कर दूंगा कुछ टाइम बाद। ओके ओके, थैंक यू सर। तो ठीक है गाइस, आई होप कुछ चीजें समझ में आई हो, और माइट भी कुछ चीजें बहुत फास्ट हो गई हो, तो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो रीच आउट कर लेना। और जो प्री लोडिंग, प्री फैचिंग, प्री कनेक्ट है, इनको समझने से पहले ये समझना कि हम ये करते ही क्यों हैं। ठीक है, वंस द रीजन इज क्लियर टू यू कि हम ये क्यों करते हैं, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर तुम सीधे समझने में चले जाओगे, लाइक से कि हम अच्छा ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो माइट भी चीजें उतना सेंस ना करें। तो पहले ये देखना कि हम क्यों करते हैं, ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, फिर चीजें इसलिए समझ में आ जाएंगी। या तो ठीक है गाइस, या एंजॉय करो, कल छुट्टी वगैरह है, वैसे ही ये हॉलीडे वीक था। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक क्या है यार, मुझे नहीं पता।